हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 9, दैट इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था मैटर क्या होता है और कितने 3 तरह का मैटर पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, और उनकी हमने प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी, कंप्रेसिबिलिटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारे आसपास जितना भी मैटर है क्या वो प्योर है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पीसीज, मिनरल्स, वाटर, जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। आप कैसे पता लगा सकते हो कि जो हम मार्केट से मिल्क लेते हैं, घी लेते हैं, बटर, सॉल्ट, स्पीसीज, मिनरल्स, ये हम सब कुछ मिनरल वाटर सब कुछ हम मार्केट से लेते हैं, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो चीज़ें प्योर है या इम्प्योर है। तो बेसिकली हम इंट्रो में तो यही पढ़ेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो, हैव यू एवर नोटिस्ड द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल मतलब जो हम खाते हैं, लेते हैं, पीते हैं, ये कंज्यूमेबल है। ठीक है, तो आपने जो ये चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, सॉल्ट हो गया, प्योर घी हो गया, मिल्क हो गया, ये सब कंज्यूमेबल आइटम्स हैं। वो बोल रहे हैं कि आपने कभी नोटिस किया है कि इन चीज़ों के ऊपर लिखा होता है प्योर, है ना। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है प्योर मिल्क, प्योर घी। अब क्या ये प्योर है? नहीं है। कैसे? हम पढ़ते हैं। फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन। अब जो एक कॉमन पर्सन है उसके लिए प्योर का मतलब क्या है कि उसमें कोई भी एडल्ट्रेशन ना हो। एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट ना हो। ठीक है, एडल्ट्रेशन का मतलब बच्चे होता है मिलावट। तो जो हम कॉमन पीपल हैं तो हमारे लिए प्योर का मतलब है कि किसी चीज़ में मिलावट नहीं होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल के लिए मैं दूध लूँ, तो अगर दूध के अंदर मैंने पानी डाला तो हम बोल देते हैं कि ये प्योर नहीं रहा, ये इम्प्योर है। ठीक है, अगर दूध के अंदर पानी नहीं डाला तो हम लोग बोल देते हैं कि ये तो प्योर दूध है क्योंकि इसमें पानी नहीं है। एक्चुअली हम दूध के अंदर पानी डालें या ना डालें, वो इम्प्योर सब्सटेंस ही है। कैसे हैं? अब देखो, फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? इम्प्योर। जहाँ पे भी वर्ड मिक्सचर है तो इसको मतलब उसका मतलब है इम्प्योर। तो साइंटिस्ट के लिए ये जो दूध है, ये जो हमने पढ़ा हमारा घी, ये सभी हमारी इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं, मतलब मिक्सचर हैं ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, हैंस नॉट प्योर, ये प्योर नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स। तो जो मिल्क है उसके अंदर फैट के पार्टिकल्स होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे और प्रोटीन के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे। उसमें एक चीज़ नहीं प्रेजेंट, उसमें 3 चीज़ें प्रेजेंट है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वो एक प्योर सब्सटेंस है? उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो एक मिक्सचर है। ठीक है, when a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are same in their chemical nature। अब इस लाइन का मतलब क्या है? जब साइंटिस्ट किसी भी चीज़ को प्योर कंसीडर करेंगे तो वो कैसे कंसीडर करेंगे कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का केमिकल नेचर सेम हो, वो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बने हो। अब इस लाइन का मतलब समझते हैं। जैसे कि मेरे पास मान लो एक गोल्ड की शीट है और उस गोल्ड की शीट में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ये गोल्ड के ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब तो इसके अंदर सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल्स हैं, दूसरी और कोई चीज़ नहीं है। तो साइंटिस्ट किसी चीज़ को प्योर तभी बोलेंगे जब उसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स हो। जैसे गोल्ड में गोल्ड के ही हैं
ठीक है। हमारे जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी प्योर हैं। जैसे हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, वो सभी प्योर कंसीडर करते हैं। उनमें से मैंने आपको गोल्ड की एग्जांपल दे दी, सभी ने गोल्ड देखा होगा, है ना। उसके बाद है, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ वाटर की। तो वाटर भी एक प्योर सब्सटेंस है। जनरली क्या है, जो पानी है उसमें पानी के ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, उसमें पानी के ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि उसके अंदर कोई और सब्सटेंस का पार्टिकल आ जाएगा। तो जब भी पानी बनाना है तो पानी के ही पार्टिकल्स आएंगे, दूसरा और कोई पार्टिकल नहीं होगा। अब मान लो मैंने ये तो हमने बात की गोल्ड की, और ये मैं बात कर रही हूँ वाटर की। और वाटर के अंदर अब मैंने क्या कर दिया, मैंने सॉल्ट के भी पार्टिकल्स डाल दिए। ये रेड कलर के सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं। अब ये मेरा पानी प्योर नहीं रहा, ये एक मिक्सचर बन गया। कैसे मिक्सचर बना, क्योंकि अब इसमें पानी के साथ साथ सॉल्ट के भी पार्टिकल्स आके बैठ गए हैं। तो मैं नहीं बोल सकती कि ये मेरा पानी जो है वो मेरा एक प्योर सब्सटेंस है, वो मिक्सचर बन चुका है, क्योंकि उसमें दो चीज़ों के पार्टिकल्स आ चुके हैं। एक तो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरा सॉल्ट के भी। तो नहीं है ये हमारा एक प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो जब भी हम किसी चीज़ को प्योर बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब उसके अंदर एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट हों। क्लियर? आई होप आप सभी को प्योर सब्सटेंसेस समझ में आए हों। उसके बाद ये डेफिनेशन दे रखी है, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। जैसे मैंने आपको बताया एक ही तरह का पार्टिकल होना चाहिए, जैसे गोल्ड और वाटर की एग्जांपल दी। इन अदर वर्ड्स, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। तो ये आपकी होगी प्योर सब्सटेंसेस की डेफिनेशन। आपको पेपर में आए तो आपने यही लिखनी है, ठीक है। As we look around and we see that most of the matter around us exist as a mixture of two or pure components. For example, sea water, mineral, soil, etc. are all mixture. देखो, हम हमारे अराउंड जितना भी मैटर देखते हैं वो जनरली एक मिक्सचर ही होता है। जो हम चाय पीते हैं वो एक मिक्सचर है, क्योंकि उसमें शुगर के पार्टिकल्स होते हैं, मिल्क के पार्टिकल्स होते हैं, वाटर के होते हैं, है ना। तो उसमें एक तरह का पार्टिकल नहीं है, बहुत पार्टिकल्स है। तो हम नहीं बोल सकते कि वो एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। तो हमारे अराउंड मोस्टली जो है वो मिक्सचर ही है, ठीक है। किसका मिक्सचर है, टू और मोर प्योर कंपोनेंट। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, हम अपने फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। क्या होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। वैसे तो ये हमारे चैप्टर में लास्ट में दे रखे हैं, हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि मिक्सचर में प्योर कंपोनेंट क्यों यूज़ किया है वर्ड। दो तरह के हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे H2O हो गया, CO2 हो गया, ये हमारे कंपाउंड्स हैं। एलिमेंट हमारा जैसे Na सोडियम हो गया, आर्गन हो गया, ये हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। हमारा सॉल्ट जो है वो एक कंपाउंड है, मतलब वो आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये आयोनिक कंपाउंड आप अपने थर्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ोगे। फिलहाल आप ऐसा सोचो कि जो NaCl हमारा कॉमन सॉल्ट है वो भी एक कंपाउंड है, ठीक है, वो है तो एक आयोनिक कंपाउंड। अब जैसे हम बोलते हैं कि जो मिक्सचर हैं वो भी तो प्योर सब्सटेंसेस से ही बनते हैं। जैसे कि एक बीकर के अंदर, मैं इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ, ये एक मिनट, एक बीकर के अंदर मैंने लिया थोड़ा सा पानी। पानी मेरा कंपाउंड है, H2O है,
ठीक है, मैंने अभी बताया प्योर सब्सटेंसेस दो तरह के हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। हमारा पानी एक प्योर सब्सटेंस है। अब उसके अंदर मैंने डाला NaCl, कॉमन सॉल्ट जो हम लेते ही हैं। जो वाइट कलर के पार्टिकल्स है वो मैंने NaCl बनाया है, मतलब सॉल्ट बनाया है। अब मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे एक तरह के पार्टिकल्स नहीं हैं, सॉल्ट के भी पार्टिकल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल भी हैं। तो हम नहीं बोल सकते कि ये हमारा प्योर सब्सटेंस है एक मिक्सचर। लेकिन कैसे बना है, प्योर सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन हुए हैं, कंपाउंड्स कंबाइन हुए हैं। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस जब कंबाइन, मतलब प्योर सब्सटेंसेस ही मिक्सचर बनाते हैं। जैसे सॉल्ट की बात करें और H2O की बात करें, वो दोनों ही हमारे प्योर सब्सटेंसेस है, लेकिन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया तो वो एक मिक्सचर बन गया, क्योंकि इसमें एक ही तरह के पार्टिकल नहीं रहे। ठीक है, अब इस पानी के अंदर पानी के भी हैं, NaCl के भी हैं, तो हम नहीं बोलेंगे ये हमारा प्योर है, ये एक मिक्सचर बन चुका है। तो जनरली मिक्सचर कौन बनाते हैं, हमारे प्योर कंपोनेंट्स ही बनाते हैं, एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स, जिसको हम कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन हमारी नेक्स्ट जो आगे चैप्टर आएगा इसी चैप्टर में फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको पता लगा हो मिक्सचर क्या होता है। जैसे सी वाटर की एग्जांपल दी है, मिनरल की दी हुई है, सॉयल की दे रखी है। ठीक है, सॉयल के अंदर भी हम बोलते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे स्टोन होते हैं, ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, तो हम वो भी प्योर नहीं हैं। सी वाटर के अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सॉल्ट प्रेजेंट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, फिशेज़ होती हैं, सब कुछ होता है, तो वो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मिनरल्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए ये तीनों चीज़ें हमारी मिक्सचर हैं, प्योर नहीं हैं। तो अब बात करते हैं व्हाट इज़ अ मिक्सचर। मिक्सचर मतलब इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया इम्प्योर सब्सटेंसेस जो हैं वो कंपाउंड और एलिमेंट बनाते हैं, और उनमें एक तरह के पार्टिकल्स नहीं होते, बहुत पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्ट के भी होते हैं, पानी के भी होते हैं, शुगर ऐड कर दो शुगर के हो जाएंगे। ठीक है, तो मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज अ सब्सटेंस। तो यहाँ पे मिक्सचर होगा, ठीक है, सब्सटेंस की जगह पे। तो मिक्सचर क्या है, जो प्योर सब्सटेंसेस से बनते हैं और एक या दो से ज़्यादा। जैसे मैंने बीकर के अंदर, मैं आपको शुगर से भी थोड़ी एग्जांपल देना चाहती हूँ। पानी लिया, इस पानी के अंदर मैंने तो एक शुगर के पार्टिकल्स डाले, पहले हमने NaCl की बात की थी, अब मैं आपको शुगर के साथ समझा रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जनरली वाटर है और ये मैंने डाले हैं शुगर के पार्टिकल्स। अब ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, एक शुगर प्योर सब्सटेंस है, पानी भी प्योर सब्सटेंस है। कैसे हैं वो मैं आपको पढ़ाऊँगी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में पढ़ेंगे। तो शुगर पानी दोनों प्योर सब्सटेंस है, ये दोनों ही कंबाइन हो गए, मतलब मिक्स हो गए, तो ये क्या बन गया, एक हमारा मिक्सचर बन गया। क्योंकि अब इस पानी के अंदर पानी के भी मॉलिक्यूल होंगे और शुगर के भी होंगे, तो हम नहीं बोलेंगे ये हमारा प्योर सब्सटेंस है। अब मान लो मैंने ये रेड कलर के जो बनाए हैं ये मैंने सॉल्ट के बना दिए, अब सॉल्ट भी आ गया, अब तीन चीज़ों के मुझे पार्टिकल्स दिखेंगे, वाटर के, शुगर के और सॉल्ट के। तो इसीलिए ये अब एक मिक्सचर बन चुका है। ठीक है, तो मिक्सचर क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस से बनने वाला होता है। ठीक है, दो से ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं, जैसे मैंने सॉल्ट भी डाल दिया शुगर सॉल्यूशन के अंदर, तो वो भी एक मिक्सचर ही है। ठीक है, a substance cannot be separated into other kinds of matter by physical process.
अब देखो, अ सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस. वी नो दैट डिजॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड जो है वो NaCl है एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस, can be separated from water by physical process of evaporization. However, sodium chloride itself a substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituent. अब देखो, ध्यान से समझना, ये जो मैंने लाइन पढ़ी, हमने क्या लिया था, एक बीकर, उसके अंदर मैंने डाल रखा है पानी और ये जो पार्टिकल्स बना रखे हैं ये मैंने NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड मतलब हमारा जो कॉमन सॉल्ट है हम कंज्यूम करते हैं उसके पार्टिकल्स हैं. अब देखो, मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे शुगर सॉल्ट को और पानी को सेपरेट करना चाहती हूँ तो मैं कर सकती हूँ. कैसे? मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसको नीचे से हीट दूंगी. आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे भी कर सकते हो. एक पैन लो, उसके अंदर पानी डालो और कॉमन सॉल्ट डालो. क्या होगा, उसको रख दो गैस के ऊपर, बर्नर ऑन कर दो. अब जैसे ही पानी, देखो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 सेल्सियस डिग्री. तो जैसे ही पानी को 100 सेल्सियस डिग्री जो है टेम्परेचर मिलेगा, उसके वाटर वेपर्स बन जाएंगे, पानी जो है वो कम्प्लीटली इवेपोरेट हो जाएगा और जो हमारा नीचे रह जाएगा, ये दूसरे बीकर में नीचे रह जाएगा हमारा सिर्फ सॉल्ट. पानी तो इवेपोरेट हो गया, सॉल्ट बच जाएगा. तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने पानी और सॉल्ट को सेपरेट कर दिया. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ था दैट वी कैन सेपरेट sodium chloride from water by the process of evaporization. However, sodium chloride जो है, अब देखो हमने ये तो सीख लिया कि हम पानी और NaCl मतलब सॉल्ट को हमने सेपरेट किया इवेपोराइजेशन से. लेकिन जो हमारा NaCl है ना, वो खुद क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है. वो एक प्योर सब्सटेंस है और हम उसको फिज़िकल मेथड से, मैं बात कर रही हूँ, फिज़िकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि ये केमिकली बना हुआ है. ये हम अपने कंपाउंड्स में पढ़ेंगे. अभी फ़िलहाल आप इतना ही करो. जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ H2O की, दैट इज़ वाटर. पानी कैसे बना है, H2 और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन हुए तब जाके पानी बना. तो मैं पानी को H में और O में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में फिज़िकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकती. मैं इनको सेपरेट कर सकती हूँ लेकिन केमिकल मेथड से. मैं इसको फिज़िकल मेथड से नहीं कर सकती लेकिन मैं इन दोनों को केमिकल मेथड से कर सकती हूँ. इसको भी केमिकल मेथड से. पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हम डिसोसिएट करवा सकते हैं, अलग अलग करवा सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, कि हाइड्रोजन के पार्टिकल्स को अलग, ऑक्सीजन के अलग. तो पानी को हम केमिकली सेपरेट कर सकते हैं लेकिन फिज़िकली सेपरेट नहीं कर सकते. NaCl जो है, हम भी NaCl को हम फिज़िकली सेपरेट कभी नहीं कर सकते. हम इसको सेपरेट कर सकते हैं लेकिन केमिकल प्रोसेस से, क्योंकि वो बना भी केमिकल मेथड से है. तो हमने जब भी मिक्सचर बनाना है तो हम मिक्सचर को केमिकली जो कंबाइन नहीं करते, हमेशा फिज़िकली करते हैं. जैसे मैंने बीकर के अंदर पानी लिया, उसके अंदर मैंने सॉल्ट डाला था, तो मैंने तो फिज़िकली कंबाइन किया है, मैंने कोई केमिकली कंबाइन नहीं किया है. ठीक है, तो यही बात थी कि हाउ एवर सोडियम क्लोराइड जो है खुद एक प्योर फॉर्म है और हम इसको फिज़िकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते. ठीक है, सिमिलरली शुगर है वो भी एक प्योर सब्सटेंस है. वो कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी क्योंकि वो एक कंपाउंड है. अब हम उसको भी सेपरेट नहीं कर सकते. मैं अकेले शुगर को सेपरेट नहीं कर सकती फिज़िकल प्रोसेस से, लेकिन
अगर मैंने उसको पानी के अंदर उस शुगर को डाल दिया है, उसको स्टिर नहीं किया, सिंपली क्या किया है, बीकर के अंदर मैंने पानी लिया, उसके अंदर मैंने शुगर डाली। फ़िलहाल मैंने उसको मिक्स नहीं किया, ऐसे शुगर के पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। उसको मैं फ़िल्टर पेपर से पास कराऊंगी तो जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर आ जाएंगे। तो मैं शुगर को ये एक जनरली एक मिक्सचर बना, मैंने मिक्सचर को फिज़िकली सेपरेट कर दिया, ठीक है। लेकिन अकेली शुगर लूँ, पानी को भी हटा दो, सिर्फ शुगर लूँ तो मैं उसको फिज़िकल मेथड से नहीं कर सकती, वो क्योंकि वो एक कंपाउंड है, ठीक है। तो आई होप आपको पता लगा हो मिक्सचर क्या होते हैं और मिक्सचर्स को हम फिज़िकली सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और मिक्सचर बनते भी फिज़िकल मेथड से ही हैं, क्लियर। और ये जो लाइन थी हमारी यहाँ पे, अ सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, कि जो मतलब हमारे प्योर सब्सटेंसेस हैं, हम उनको जैसे H2O की बात करें, NaCl की बात करें, शुगर की, हम उनको फिज़िकली सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन जब मिक्सचर बन जाता है तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट अ सिंगल सब्सटेंस। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो भी एक सिंगल सब्सटेंस नहीं है। सॉफ्ट ड्रिंक जो है उसमें गैस भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे उसके अंदर फ्लेवर्स डाले होते हैं, शुगर डाली होती है, पानी डाला होता है, तो वो भी एक मिक्सचर है। सॉइल की बात करें वो भी एक मिक्सचर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो भी एक सिंगल सब्सटेंस की नहीं बनी होती, बहुत सारी चीज़ों से बनी होती है। Whatever the source of a substance may be, it always have the same character properties. Therefore, we can say that a mixture contain more than two substances. जो मिक्सचर है उसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंस हो सकते हैं। जैसे मैंने बात की ड्रिंक्स की, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसमें शुगर है, उसके अंदर पानी है, उसके अंदर फ्रेगनेंस के लिए, टेस्ट के लिए, मतलब टेस्ट के लिए कुछ चीज़ें डाली हुई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक से दो से ज़्यादा चीज़ें हैं, तो मिक्सचर दो से ज़्यादा सब्सटेंस से बन सकते हैं, ठीक है। अब जो मिक्सचर होते हैं वो जनरली प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जैसे मैं बात करूँ, हमने मान लो मैंने आयरन लिया जिसका सिंबल Fe है, और मैंने लिया सल्फ़र, और मैंने इनको फिज़िकली कंबाइन किया है, केमिकली नहीं किया है, तो ये मिक्सचर है और मैंने जो बना है वो FeS बना है। सॉरी यहाँ पे हम यही एग्जांपल लेते हैं, बस ये मत लिखना। चलो, मैंने एक बोल ली, उसके अंदर मान लो मैंने आयरन की जो फिलिंग्स होती हैं Fe और सल्फ़र लिया, ठीक है। और इन दोनों का मिक्सचर बना दिया, फिज़िकली कंबाइन किया, मिक्स किया है बस, और उसको बोल में डाल दिया। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा Fe मतलब आयरन की जो फिलिंग्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि जब हम मैग्नेट पास लेके जाते हैं तो वो मैग्नेट के पोल्स के ऊपर स्टिक हो जाती हैं, ऐसा ही होता है। तो जनरली हमने क्या किया, Fe लिया, आयरन फिलिंग्स ली और सल्फ़र लिया, और उन दोनों को मैंने मिक्स किया है, फिज़िकली मिक्स किया है, और उसको मतलब हमने आयरन की फिलिंग्स ली और सल्फ़र लिया, दो चीज़ें ली, उनको मैंने मिक्स करके एक बोल के अंदर डाल दिया। जो हमारी आयरन फिलिंग्स है, जब मैं मैग्नेट पास लेके जाऊंगी वो क्या करती हैं, वो मैग्नेट के साथ चिपक जाती हैं। तो सिमिलरली क्या होगा, मैंने इनको सिर्फ फिज़िकली कंबाइन किया है, तो जब मैं इस मिक्सचर के पास मैग्नेट लेके जाऊंगी, जो बोल के अंदर मिक्सचर है उसके पास मैग्नेट लेके जाऊंगी, तो क्या होगा, वो जो आयरन फिलिंग्स है वो मैग्नेट के साथ स्टिक हो जाएंगी, और सल्फ़र और आयरन फिलिंग्स, सल्फ़र और आयरन फिलिंग्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे मिक्स करने से पहले आयरन की जो फिलिंग्स हैं
वो मैग्नेट के साथ स्टिक हुई थी। जैसे ही मैंने उसको सल्फ़र के साथ मिक्स किया, एक मिक्सचर बनाया, तो भी वो स्टिक होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो मिक्सचर हैं वो जिस चीज़ से बने हुए हैं उनकी ही प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। जैसे Fe जो आयरन फिलिंग्स थी और मैंने सल्फ़र लिया था, दोनों को हमने मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने से पहले आयरन की जो फिलिंग्स है वो प्रॉपर्टी शो कर रही थी मैग्नेट के साथ चिपकने की, और बाद में भी कि जब वो मिक्सचर बन गया। तो इसलिए जो मिक्सचर है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिक्सचर की जो है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ component दैट फॉर्म अ मिक्सचर, वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर। तो हमारे पास अलग अलग मिक्सचर्स होते हैं। जनरली मिक्सचर जो है हम होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, ये यूँ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होमोजीनस मिक्सचर की। ये होमोजीनस मिक्सचर क्या है? ये होमोजीनस मिक्सचर भी मिक्सचर की टाइप है और ये यूनिफॉर्म इसकी कॉम्पोजिशन होती है। मतलब एक बीकर के अंदर मैंने जो आपको पहले एग्जाम्पल दी थी, पानी लिया था और मैंने क्या लिया, NaCl डाला था। तो मैंने इनको अच्छे से स्टिर कर दिया। आप देखोगे कि ना तो आपको पता लगेगा सॉल्ट कहाँ पे है, चलो पानी तो आपको दिख रहा है, लेकिन पानी के अंदर वो जो सॉल्ट है वो इतने अच्छे तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा, हमको सॉल्ट के पार्टिकल्स दिखाई नहीं देंगे। वो एकदम यूनिफॉर्म जो है वो मिक्स हो चुके हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा है उनकी कोई सेपरेशन बाउंड्री नहीं होती। जैसे देखो, आप एक बीकर के अंदर आप जब पानी और ऑयल लेते हो, पानी नीचे रह जाता है और जो ऑयल है वो ऊपर हो जाता है। मुझे क्लियरली विजिबल होता है कि ऑयल कहाँ पे है और पानी कहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं पता लग रहा कि मेरा सॉल्ट के पार्टिकल्स कहाँ पे हैं। तो कोई सेपरेशन बाउंड्री नहीं होती और इस तरह के मिक्सचर्स को हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। अब हम बात करते हैं हमारे हेट्रोजेनस मिक्सचर्स की। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर, जैसे मान लो हेट्रोजेनस मिक्सचर्स ऐसे होते हैं, इनकी नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। जैसे कि एक बीकर के अंदर मैंने पानी लिया और मैंने ऑयल लिया, मैं ऑयल की एग्जांपल ले रही हूँ। अब क्या होगा, मुझे इनकी नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। जैसे वो तो एकदम यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए थे, कुछ पता ही नहीं लग रहा था सॉल्ट कहाँ पे है ना। लेकिन यहाँ पे तो मुझे क्लियरली विजिबल है मेरा ऑयल कहाँ पे है और मेरा पानी कहाँ पे है। ठीक है, तो इनकी नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है और सेपरेशन बाउंड्री क्लियर दिखती है। मुझे ऑयल और पानी दोनों सेपरेट दिख रहे हैं, सेपरेशन बाउंड्री दिखाई दे रही है, तो ये हमारा एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होगा। तो होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं, जिनमें सेपरेशन बाउंड्री नहीं दिखाई देती और यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं, कुछ पता नहीं लगता सॉइल उसके पार्टिकल्स कहाँ पे हैं। सॉल्ट के आप शुगर भी ले सकते हो। ठीक है, हमने बात की हेट्रोजेनस की, जो नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं और सेपरेशन बाउंड्रीज दिखते हैं। हेट्रोजेनस मिक्सचर की एक और एग्जांपल, पानी लिया, पानी के अंदर आपने मिट्टी डाली, जो सॉयल है वो नीचे बैठ जाएगी, उसके जो पार्टिकल्स है सॉयल के वो मुझे दिखाई देंगे, नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है और सेपरेशन बाउंड्री भी दिखाई दे रही है कि पानी कहाँ पे है और मिट्टी कहाँ पे है। तो ये हो गया हमारे होमोजेनस हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब ये एक्टिविटीज़ में यही चीज़ें समझाई हुई हैं, तो ये हम नहीं करेंगे, हम चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन। ये जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, व्हाट इज़ मेंट बाय अ सब्सटेंस और लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो ये जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, फ़िलहाल हम चैप्टर समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन। A solution is a homogeneous mixture of two or more substances.
तो सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है दो से ज़्यादा चीज़ों का। जैसे हमने एग्जांपल ली थी, पानी के अंदर सॉल्ट को डिज़ोल्व किया तो वो हमारा एक सॉल्यूशन है, और वो कैसा मिक्सचर बना, एक होमोजेनस मिक्सचर बना। तो जो सॉल्यूशन है वो होमोजेनस मिक्सचर की एक टाइप है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है जो एक या दो से ज़्यादा चीज़ों के बनते हैं। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ, जैसे कि लेमोनेड, हम जब नींबू पानी बनाते हैं तो वो भी एक सॉल्यूशन होता है। जैसे हम पहले पानी डालते हैं, फिर नमक को अच्छे से घोलते हैं, शुगर को और लेमन के जूस को भी डाल देते हैं, तो हमको उसके पार्टिकल्स जो हैं वो एकदम अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं, और वो एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो जाती है, ना तो उनमें कोई सेपरेशन बाउंड्री दिखाई देती है। तो वो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है और वो सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट, यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ सॉलिड लिक्विड दैट कंटेन इधर अ सॉलिड, लिक्विड और गैस डिज़ोल्व इन मतलब हम सोल्यूशन क्या समझते हैं, एक पानी है, पानी के अंदर कोई चीज़ डाल दी जो अच्छे से डिज़ोल्व होगी वो ही एक सोल्यूशन होगी। हम जनरली सोल्यूशन में कंसीडर करते हैं कि लिक्विड, लेकिन क्या होता है, बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सोल्यूशन एलॉयज एंड गैसियस सोल्यूशन एयर। अब इस चीज़ को हम समझते हैं, वो बोल रहे हैं कि हम जनरली ये सोचते हैं कि हम जब भी सोल्यूशन बनाते हैं तो पानी को ज़रूर कंसीडर करते हैं। एक होता है हमारा सॉल्वेंट, आपको ये चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ, तो उसके लिए आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट पता होने चाहिए। तो सॉल्वेंट की बात करें सबसे पहले, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट, मान लो जो हम एक मिक्सचर बना रहे हैं, इसमें मैंने पानी लिया है और यहाँ पे मैंने अंदर कुछ भी डाला है, शुगर सॉल्ट कुछ भी ले लो, तो इसमें ये जो पानी है वो मेरा सॉल्वेंट होगा। तो जिस चीज़ के अंदर मैंने पानी के अंदर कुछ डाला, किस चीज़ के अंदर मैंने कुछ डाला वो होगा सॉल्वेंट, जिसके अंदर कोई चीज़ डाली सॉल्वेंट। दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं कि जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है, मिक्सचर बनाया शुगर और पानी का, तो जो सॉल्वेंट जो लार्ज क्वांटिटी में, मतलब जो हमने सोल्यूशन बनाया है उसमें नमक और पानी में से लार्ज क्वांटिटी में कौन है, हमारा पानी है, तो वो सॉल्वेंट है। और चीनी हमने किसके अंदर डाली है, पानी के अंदर डाली है, तो वो हमारा सॉल्वेंट होगा, ठीक है। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट जैसे ये जो मैंने चीनी डाली या नमक डाला वो मेरा सॉल्यूट है, ये जो मैंने नमक डाला है इसमें ये मेरा एक सॉल्यूट होगा, ठीक है। तो सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट मतलब पानी के अंदर हम जो चीज़ डालते हैं वो सॉल्यूट होती हैं, और जो सॉल्यूट है वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या है, जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। सॉल्वेंट के अंदर हम किसी चीज़ को डालते हैं, पानी के अंदर हम सॉल्ट को डालते हैं, ऐसे समझो, ठीक है। सॉल्यूट क्या है, जो सॉल्वेंट के अंदर जब हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं, सॉल्वेंट हमारा पानी है, पानी के अंदर हमने क्या ऐड किया, NaCl, तो वो हमारा सॉल्यूट है। और सॉल्यूट कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। पानी और नमक में से जो सॉल्यूशन बनाया है उसमें कम क्वांटिटी में तो हमारा सॉल्ट ही प्रेजेंट है, तो वो हमारा सॉल्यूट है, और उसको हमने डिज़ोल्व कराया है पानी में, तो वो सॉल्यूट होगा। सॉल्वेंट होगा हमारा पानी, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं कि जनरली हम सोचते हैं वे लिक्विड्स ही होंगे जब हम सॉल्वेंट की बात करें, ऐसा नहीं है। सॉलिड और सॉलिड, जैसे सॉलिड इन सॉलिड की बात करें, सॉलिड इन सॉलिड की, तो मैं बात कर रही हूँ कि हमारा इस केस में सॉलिड सॉल्वेंट होगा
और सॉलिड ही हमारा सॉल्यूट होगा। अब ये कैसे पॉसिबल है? एलॉयज़ क्या होता है, जो हमारी स्टील होती है ना, वो स्टील दो चीज़ों से बनती है, आयरन से और दूसरी कार्बन से। ठीक है, चलो एक मिनट मैं दोबारा लिखती हूँ यहाँ पे। सॉलिड इन सॉलिड, जिसमें सॉलिड ही हमारा सॉल्यूट होगा और सॉलिड ही हमारा सॉल्वेंट होगा। ठीक है, ये जो हम सोच रहे हैं ना भी लिक्विड्स ही होंगे, ये बात गलत है। सॉलिड इन सॉलिड भी हो सकता है। जैसे हम बात करें ब्रास की, ठीक है, मैंने आपको जो स्टील की एग्जांपल दी है वो भी एकदम सही है कि वो आयरन और कार्बन से बनता है। दूसरी एग्जांपल हम ब्रास की ले लेते हैं। ब्रास के अंदर जनरली क्या होता है, ये मिक्सचर मतलब किसका बना होता है, ये बना होता है जिंक का। जिंक के साथ साथ इसमें होती है कॉपर। जो कॉपर है ना, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल थी तो मैं सोचा चलो आपको ये एग्जाम्पल दे देती हूँ। कॉपर 70% होती है, जो जिंक है वो 30% है। अब कॉपर और जिंक दोनों ही सॉलिड स्टेट में है। अब सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट कौन है? सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन प्रेजेंट है बच्चे? हमारा कॉपर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो हमारा सॉल्वेंट होता है। तो इसमें ये कॉपर हमारा सॉल्वेंट है जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में है और वो सॉलिड स्टेट में है। जिंक जिंक कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो हमारा सॉल्यूट है और वो भी सॉलिड स्टेट में ही है। तो सॉलिड इन सॉलिड की एग्जाम्पल ये होगी। ठीक है, उसके बाद है, ये तो सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जाम्पल हुई थी। हम गैसेस सॉल्यूशन की भी बात करते हैं। एयर गैसेस सॉल्यूशन मतलब गैसेस इन गैस, गैस इन गैस, है ना, कि क्या होगा, गैस ही हमारी सॉल्वेंट होगी और गैस ही हमारी सॉल्यूट होगी। जैसे कि एयर खुद एक गैस है। एयर मान लो ये एयर है, ठीक है, और जैसे आपको पता होना चाहिए एयर में नाइट्रोजन होती है, वो होती है 78%, ठीक है, और होती है ऑक्सीजन होती है, CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, ये जो हमारी ऑक्सीजन है वो एयर में 21% होती है। ठीक है, एक मिनट, ये जो ऑक्सीजन है वो 21% होती है। वही हम बात करें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं 72.71, चलो हम 72 कंसीडर कर लेते हैं। 72.71 होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और सबसे कम अमाउंट में हमारी गैस प्रेजेंट होती है, दैट इज़ आर्गन। जो हमारी गैस है आर्गन, वो नेचर में 1% है। अब देखो हवा में सॉल्यूट कौन होगा? वैसे तो और भी गैसेस हैं लेकिन ये चीफ गैसेस हैं जो हम मेनली बात करते हैं। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सी गैस है बच्चे? हमारी नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन क्या होगी? एक सॉल्वेंट होगी हवा में। और सबसे कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है आर्गन 1%। तो ये जो आर्गन है वो एयर में, हवा में सॉल्यूट एक्ट करेगी, सॉल्यूट। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि ये जब भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे लिक्विड ही होगा। गैसेस इन गैसेस भी होते हैं, सॉलिड इन सॉलिड भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन अ सॉल्यूशन देयर इज़ अ होमोजेनिटी एट पार्टिकल लेवल। कौन से सॉल्यूशन में? हाँ, ये जो हमने लेमन वाइट का सॉल्यूशन बनाया था ना, ये जो हमने नींबू पानी बनाया था, मान लो ये नींबू पानी है, होमोजेनिटी है मतलब होमोजेनस मिक्सचर है एट पार्टिकल लेवल। फॉर एग्जाम्पल द टेस्ट सेम थ्रू आउट, है ना, मतलब कि आप जो नींबू पानी है आप एक चम्मच चाहो तो बॉटम से ले लो, या यहाँ से उठा लो, आपको टेस्ट सेम आएगा। हर जगह पे सॉल्ट, शुगर, लेमन का टेस्ट इक्वल आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको ऊपर ज़्यादा आ रहा है नीचे कम।
हर एक जगह पे आप चाहे यहाँ से ले लो, चाहे यहाँ से ले लो, चाहे यहाँ से ले लो, आपको लेमन का जो टेस्ट है वो यूनिफॉर्म आएगा, एक जैसा ही आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होमोजेनैलिटी है। उसके बाद है this show that particle of salt and sugar are evenly distributed in solution। तो हमको टेस्ट जो है लेमनॉइड में, नींबू पानी में, वो हर एक जगह पे सॉल्ट का, शुगर का, लेमन का एक जैसा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बॉटम में शुगर कम लग रही है, हर एक जगह पे मुझे सेम आ रहा है। इसका मतलब जो शुगर और जो हमारा नमक है वो हर एक जगह पे इवनली यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो चुका है, एक जैसा। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एलॉयज़ क्या है। एलॉयज़ आर अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और अ नॉन मेटल। ठीक है, जैसे मैंने जो एलॉयज़ हैं वो मिक्सचर होते हैं मेटल या तो नॉन मेटल। देखो, वो जो मिक्सचर बन रहा है, दो चीज़ें तो चाहिए, तो वो मेटल नॉन मेटल हो सकती हैं, मेटल नॉन मेटल हो सकती हैं, वो मेटल नॉन मेटल हो सकती हैं, वो मेटल और मेटल भी हो सकती हैं, वो नॉन मेटल और नॉन मेटल्स भी हो सकती हैं। ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि नॉन मेटल, मेटल प्लस मेटल, ये भी एलॉयज़ ही होंगे। तो मेटल नॉन मेटल भी बना सकते हैं एलॉय, मेटल और मेटल भी बना सकते हैं एलॉयज़। ठीक है, तो एलॉयज़ जो है वो एक अब देखो, ये बात आपको समझ में आई कि जो एलॉयज़ हैं वो मेटल नॉन मेटल भी बनाते हैं, मेटल मेटल भी बनाते हैं, नॉन मेटल मेटल भी फॉर्म करते हैं एलॉयज़। ठीक है, कैनॉट बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। तो जो एलॉयज़ बनते हैं, जैसे हम बात करें ब्रास की, तो ब्रास में जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दे रखी थी ब्रास की, उसमें जिंक भी है, कॉपर भी है। तो जो ब्रास बना हुआ है उसमें मैं जिंक और कॉपर को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकती। फिजिकल मेथड कौन से, हमारे वेपराइजेशन होगी, फिल्ट्रेशन होगी, ये सभी हमारे फिजिकल मेथड है। क्या मैं उस ब्रास में से कॉपर और जिंक को बाहर निकाल सकती हूँ? नहीं निकाल सकती। स्टील की बात ले लो, तो जो स्टील है उसमें कार्बन और आयरन होती है। ठीक है, तो क्या मैं कार्बन और आयरन को फिजिकली सेपरेट कर सकती हूँ? स्टील में से क्या मैं आयरन को अकेला निकाल सकती हूँ? नहीं निकाल सकती फिजिकल मेथड से। क्या मैं उसमें से कार्बन को निकाल सकती हूँ? नहीं निकाल सकती। फिजिकल मेथड से हम कभी भी एलॉयज़ को सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो हमारा कार्बन है, ये जो हमारा कार्बन है वो क्या है, एक नॉन मेटल है। जो हमारी आयरन है वो एक मेटल है और ये एक नॉन मेटल है। तो दोनों स्टील में कार्बन और आयरन दोनों यूज़ होते हैं, मेटल और नॉन मेटल से बने हैं, तो ये हमारे एलॉयज़ होंगे। ठीक है, और एलॉयज़ जो हैं वो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। होमोजेनस मतलब कि उनकी जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म होती है। जैसे मान लो मैंने एक स्टील ली, ये स्टील का मैंने टुकड़ा लिया, अब मुझे ऐसा थोड़ी ना है कि मुझे स्टील के अंदर ये आयरन के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं सेपरेट, यहाँ पे मुझे कार्बन के सेपरेट दिखाई दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है। मुझे तो एक जैसे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, मुझे एक जैसे ही पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि मुझे उस स्टील के अंदर मुझे कार्बन के पार्टिकल्स भी दिखाई दे रहे हैं, कॉपर के भी, किसी के नहीं दिखाई दे रहे। मुझे लग ही नहीं रहा कि उसमें कार्बन और आयरन होगी, मुझे तो सब कुछ यूनिफॉर्म दिख रहा है, एक जैसे पार्टिकल्स दिख रहे हैं सब जगह पे, एक जैसे ही। तो वो एक होमोजेनस मिक्सचर हुई। ठीक है, तो आई होप आपको पता लगा होगी हम फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते, और ये इनकी जो कॉम्पोजिशन है वो वेरिएबल है, मतलब चेंजिंग कॉम्पोजिशन होती है। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने आपको ब्रास की एग्जांपल दी, क्लियर। अब जो हमारा कॉपर है, कॉपर जो होता है वो Cu सिंबल है और जिंक का Zn। तो यहाँ पे दोनों ही मेटल हैं, तो ये क्या है, एलॉयज़ हैं। ठीक है,
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अ सोल्यूशन एज अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एज इट्स कॉम्पोनेंट, जैसे मैंने आपको बताया सोल्यूशन में दो कॉम्पोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। वो मैं द कॉम्पोनेंट ऑफ सोल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कॉम्पोनेंट इन इट यूजुअली प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटीज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड डिजॉल्व्ड इन इट सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड दी सॉल्यूट। तो ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो है वो मैं आपको ऊपर समझा चुकी हूँ, बस ये डेफिनेशन से रखी हैं। जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और उस सॉल्वेंट के अंदर हम किसी चीज़ को डालते हैं। सॉल्यूट क्या है, जब हम सॉल्वेंट के अंदर किसी चीज़ को ऐड करते हैं और वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल्स क्या हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज़ अ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब क्या है, जैसे हमने बीकर के अंदर पानी लिया था, पानी के अंदर मैंने शुगर लिखी हुई है, शुगर डाली थी, तो शुगर जनरली एक सॉलिड है, ठीक है। पानी क्या है, लिक्विड है, तो ये कौन सा सोल्यूशन हुआ, सॉलिड इन लिक्विड, कि लिक्विड के अंदर सॉलिड है। अब इस केस में जो पानी है वो सॉल्वेंट है और सॉल्यूट कौन है, शुगर है। अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल, एक एल्कोहल है, एल्कोहल के अंदर हमने आयोडीन डाल रखा हुआ है, ठीक है, जिसको हम टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। जब हम अल्कोहल के अंदर आयोडीन को डालते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। अब इस केस में जो आयोडीन है वो सॉलिड है और जो लिक्विड है वो अल्कोहल है, और जो हमारा आयोडीन है वो सॉल्यूट है और जो हमारा लिक्विड है अल्कोहल वो एक सॉल्वेंट है। अब जो ड्रिंक्स जैसे सोडा वाटर होगी आर गैसेज एंड लिक्विड, अब देखो इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे जो हम कोका कोला वगैरह पीते हैं, जो हमारी ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है, आप लिम्का ले लो, ये सभी क्या है, ये सभी होती तो मिक्सचर हैं लेकिन ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखो आर गैसेज इन लिक्विड, कि ये मान लो मैंने एक ग्लास के अंदर कोल्ड ड्रिंक ली हुई है, ये कोल्ड ड्रिंक वो होती तो लिक्विड है ना, लेकिन जब आप उस बॉटल का ढक्कन ओपन करते हो तो उसमें से गैस बाहर निकलती है। वो गैस कौन सी होती है, CO2। तो क्या है, लिक्विड के अंदर CO2 गैस भरी हुई है, तो लिक्विड यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट है और जो हमारी CO2 है वो एक गैस है और वो हमारी एक सॉल्वेंट है, सॉरी सॉल्यूट है, ठीक है। जो पानी है, जो हमारी ड्रिंक है, वो जनरली क्या है, एक सॉल्वेंट है, और जब हम ढक्कन ओपन करते हैं तो गैस बाहर निकलती है, और वो जो गैस है ना वो क्या है, एक सॉल्यूट है। तो क्या हुआ, गैसेज इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर एक गैस है, ठीक है। उसके बाद है, जैसे मैंने आपको एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस एंड गैस, कि एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं, एयर खुद एक गैस है, उसके अंदर और सारी गैसेज होती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब गैसेज होती हैं, ठीक है, आर्गन होगी, ऑक्सीजन होगी। तो एक गैस के अंदर गैस है, ठीक है, गैसेज एंड गैसेज सोल्यूशन है। तो एयर एक होमोजेनस मिक्सचर है, होमोजेनस मतलब यूनिफॉर्म है। अब हमको एयर में ऑक्सीजन के पार्टिकल्स, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे, तो वो यूनिफॉर्मली मिक्सड है, तो एक होमोजेनस मिक्सचर है, ठीक है। और इसमें हम दो जो गैसेस हैं, नाइट्रोजन जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट इज 78%, ऑक्सीजन 21% प्रेजेंट होती है। अब मैंने आपको बता दिया है भी गैसेस में सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, ठीक है, ऊपर मैंने बता दिया था। दी अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़, जो बाकी गैसेज है वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सॉल्यूशन, जो हमारा एक सॉल्यूशन होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। और सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है, जो पानी के अंदर जो हमने सॉल्ट डाला था वो एक होमोजेनस मिक्सचर ही था। अब पार्टिकल का साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर, मीटर में 10⁻⁹
तो बहुत ही छोटा साइज होता है, ठीक है। हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। क्या आप सॉल्ट के पार्टिकल्स जब पानी के अंदर डिजोल्व हुए, सॉल्ट के पार्टिकल पानी के अंदर जब डिजोल्व हुए, क्या आप सॉल्ट के पार्टिकल को देख सकते थे? नहीं देख सकते थे। तो जो पार्टिकल्स है सॉल्यूशन के अंदर वो हम नेक्ड आई से तो बिल्कुल नहीं देख सकते, ठीक है। अब देखो, इनका पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर है, इतना छोटा साइज़ है, तो ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते। जैसे आपने लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर NaCl डाला, मान लो ये NaCl के पार्टिकल्स है, ये इतने छोटे हैं कि जब आप लाइट को पास कराओगे ना यहाँ से, तो ये स्कैटर नहीं करेंगे लाइट को, मतलब हमको लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा, ठीक है। The solute particles cannot be separated from the mixture by filtration। अब देखो, जब मैंने शुगर और पानी का सॉल्यूशन बनाया, तो जब मैं उस शुगर पानी के सॉल्यूशन को फिल्टर से निकालने की कोशिश करूँगी तो वो फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे, मतलब पानी और शुगर दोनों ही फिल्टर पेपर से पास होके ग्लास में आ जाएंगे। तो वो जो रेसिड्यू ही नहीं बचेगा फिल्टर पेपर के ऊपर, कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं शुगर और पानी के अंदर, जब मैंने उसको फ़िल्टर पेपर से निकाला तो शुगर के पार्टिकल्स जो हैं वो फ़िल्टर पेपर को पास कर गए, मतलब कोई रेसिड्यू नहीं बचा, सेपरेट ही नहीं हो पाए। तो हम इनको फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन इवेपराइजेशन प्रोसेस से मैं सॉल्ट और पानी के पार्टिकल्स को अलग कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ वो मैं आपको ऊपर पढ़ा चुकी हूँ पहले ही, ठीक है। तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो कभी नीचे नहीं बैठते। आपने देखा कि सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है वो नीचे आगे बैठ गए, वो तो हमको दिखाई नहीं दे रहे, वो यूनिफॉर्मली मिक्सड हो गए, वो नीचे नहीं बैठे, नहीं दिखाई दिए ना, तो इसीलिए वो जो हमारा सॉल्यूशन है वो एक स्टेबल है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन की। तो ये देखो यहाँ पर ये एक्टिविटी, हाँ मेन हम बात करते हैं डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड की। 2 बीकर्स लो, दोनों बीकर के अंदर लार्ज क्वांटिटी में पानी डाल दो, ब्लू कलर से डालते हैं, पानी डाला और इस पानी के अंदर आपने सॉल्ट डाला, इसमें इतना सॉल्ट डाला, इसमें आपने इतना ज़्यादा सॉल्ट डाला। तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्ट किस में है? लेट इट ए बीकर, लेट इट बी बीकर। बी बीकर के अंदर जो सॉल्ट है वो लार्ज क्वांटिटी में है, तो ये हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है? जिसमें सॉल्यूट जो है वो कम हो, वेरी सॉरी कन्फ्यूजन होगी थोड़ी। देखो इसमें देखो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, ये बी वाला कॉन्सेंट्रेटेड है। कैसे कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है? जिसमें सॉल्वेंट कम हो। सॉल्वेंट यहाँ पे हमारा पानी है, तो पानी कम है और जो सॉल्ट है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है, सॉल्यूट ज़्यादा है। तो जहाँ पे सॉल्वेंट कम हो, सॉल्यूट ज़्यादा हो, तो वो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है। डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है? जिसमें सॉल्यूट कम हो, सॉल्यूट सॉल्ट है और सॉल्वेंट ज़्यादा हो, पानी ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये डाइल्यूट सोल्यूशन है, ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं, ठीक है। मैं जो डाइल्यूट सोल्यूशन को कंपेयर कर रही हूँ कॉन्सेंट्रेटेड से, मैं आपको बता रही हूँ कि जो डाइल्यूट सोल्यूशन है उसमें कम सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, किसके कंपैरिजन में? इस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के कंपैरिजन में। तो ये दोनों एक रिलेटिव टर्म्स हैं, ठीक है। ये बाकी आपको एक्टिविटी का दिया हुआ है, फ़िलहाल हमने एक्टिविटीज़ नहीं की हुई है, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में, सॉल्युबिलिटी के बारे में और पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में। इन 3 चीज़ों के ऊपर हमने करना है डिस्कस। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाती हूँ सैचुरेटेड सोल्यूशन। चलो हम पहले अनसैचुरेटेड पढ़ते हैं, चलो सैचुरेटेड पढ़ेंगे। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? जैसे एक बीकर के अंदर बच्चे आपने मान लो लिया है वाटर, में बार बार यही एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि इजी हो जाता है समझना। आपने इसके अंदर डाले पार्टिकल्स, शुगर के डालिए, हम शुगर ले लेते हैं,
शुगर के पार्टिकल्स, चलो हम सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट की बात करूँगी मैं। हमने एक पानी के अंदर NaCl मतलब कि सॉल्ट लिया, ठीक है। अब आपने पहला 1 चम्मच डाला, वो अच्छे से घुल जाएगा। आपने 5-7 चम्मच डाले, वो अच्छे से घुल जाएगा। आपने 1 मिनट, आपने टोटल 36 ग्राम तक जो सॉल्ट है ना वो इसमें डिज़ोल्व कर दिया। टोटल आपने क्या किया है, 36 ग्राम जो सॉल्ट है वो आप इसमें डिज़ोल्व करवा चुके हो। अब मान लो आप चाहते हो कि आप 37 ग्राम, देखो ये मैं सॉल्ट की बता रही हूँ, सॉल्ट की कैपेसिटी होती है भी वो पानी में 36 ग्राम सॉल्व होगा, मतलब मिक्स होगा, उसके बाद नहीं होगा। अब आप चाहते हो कि मैं 37 ग्राम जो है इसमें सॉल्ट डिज़ोल्व करूँ। अब वो जो सॉल्ट आपने 1 ग्राम एक्स्ट्रा डाला है ना वो ऐसे नीचे बैठ जाएगा। देखो मैंने क्या बोला, आपने 36 ग्राम सॉल्ट लिया, ठीक है। जो एक सॉल्ट की कैपेसिटी है कि वो पानी के अंदर 36 ग्राम ही सॉल्ट डिज़ोल्व होगा, उसके बाद आप जितना मर्जी सॉल्ट डालो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, वो नीचे सेटल हो जाएगा। आपने क्या किया, आपने 37 ग्राम सॉल्ट डाल दिया, 1 ग्राम जो सॉल्ट है वो ऐसे नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। आपने उस उसकी कैपेसिटी से भी ज़्यादा क्या कर दिया सॉल्ट, और पानी की कैपेसिटी थी कि वो 36 ग्राम से ज़्यादा सॉल्ट नहीं ले सकता, आपने 37 ग्राम डाल दिया, उस पानी की कैपेसिटी से ज़्यादा डाल दिया, तो वो जो सॉल्ट है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। और जब हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है। तो आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे 36 ग्राम हम डाल सकते हैं, आपने क्या कर दिया 36 ग्राम डाल दिया। क्या अब ये जो एक्स्ट्रा आपने 1 ग्राम डाला है ये पानी में डिसॉल्व होगा? नहीं होगा, वो नीचे सेटल डाउन कर जाएगा लेकिन डिसॉल्व नहीं होगा। ये हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो जब अनसैचुरेटेड की बात होती है, एक बीकर के अंदर आपने पानी लिया और उसके अंदर आपने बच्चे डाला सॉल्ट, ठीक है। तो सॉल्ट की कैपेसिटी, पानी की कैपेसिटी कितनी है कि वो सॉल्ट को लेगा 36 ग्राम, तो आपने अभी इसके अंदर 35 ग्राम ही डाला हुआ है। तो आपने क्या किया 36 ग्राम, देखो पानी की कैपेसिटी है कि वो सॉल्ट को 36 ग्राम तक ही ले सकता है, और सॉल्ट की भी एक सॉल्युबिलिटी है कि वो 36 ग्राम ही पानी में घुलेगा, उसके बाद वो घुलेगा नहीं। अभी फ़िलहाल आपने क्या किया है, सिर्फ 35 ग्राम ही डाला है। अभी आपने सिर्फ 35 डाला हुआ है, तो ये एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। आप अभी भी इसमें 1 ग्राम और ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जो है वो सैचुरेशन पॉइंट से कम, मतलब अभी आप सैचुरेशन पॉइंट तक नहीं पहुँचे हो, अभी आपने 36 ग्राम नहीं डिज़ोल्व किया है, आपने 35 ग्राम डिज़ोल्व किया है, ठीक है। तो ये जो अभी भी पानी की कैपेसिटी है कि वो 1 ग्राम और सॉल्ट अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। तो जब भी आप एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करोगे और आपने उस जो आपके पास सॉल्वेंट है उसके अंदर आपने सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया, वो जो सॉल्यूट आपने डिज़ोल्व किया है ना, और वो सेचुरेशन पॉइंट से कम है। अगर आपने सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है तो 36 ग्राम आपको सॉल्ट डालना पड़ेगा, है ना। अभी आपने 35 ग्राम डाला है, सेचुरेशन पॉइंट से कम डाला है, तो ये हो गया हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद है, हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी क्या है, एक ऐसी कैपेसिटी कि आप मान लो आपके पास 100 ग्राम पानी है, उस 100 ग्राम में आप कितना सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व कर सकते हो, वो होगी उसकी सॉल्युबिलिटी,
ठीक है। तो एक बीकर के अंदर जनरली आपने बच्चे पानी लिया और उस पानी के अंदर आपने डाले सॉल्ट। तो आप देखोगे कि 36 ग्राम के बाद ना सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। सिर्फ 36 ग्राम ही सॉल्ट इस पानी में डिज़ोल्व होगा। तो ये क्या होगी, सॉल्युबिलिटी एट गिवन टेम्परेचर, मतलब जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है 20 डिग्री होता है, ठीक है। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आपने 100 ग्राम पानी के अंदर 36 ग्राम सॉल्ट जो डिज़ोल्व कर दिया, ये क्या होगी, एक सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी 36 ग्राम है, मतलब वो जो सॉल्ट है वो पानी के अंदर 36 ग्राम घुल सकता है। तो सॉल्युबिलिटी सॉल्ट की 36 ग्राम है पानी के अंदर, 100 ग्राम पानी के अंदर, तो वो क्या है, सॉल्युबिलिटी। मैं बात करूँ हमारे पोटेशियम नाइट्रेट की, तो पोटेशियम नाइट्रेट की बात कर लेते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी होती है 32 ग्राम। तो आपने यहाँ पे 100 ग्राम का पानी लिया, उस 100 ग्राम में आपने 32 ग्राम तक का पोटेशियम नाइट्रेट डाला। तो ये आप देखोगे कि आप 32 ग्राम तक ही पोटेशियम नाइट्रेट को 100 ग्राम के पानी के अंदर डिज़ोल्व कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो ये पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी होती है 32 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये होती है हमारी सॉल्युबिलिटी। जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है दो चीज़ों के ऊपर, टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर के ऊपर, सॉलिड इन सॉलिड के ऊपर, ठीक है, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। अब देखो, आपने एक लिक्विड लिया, मैं पानी की एग्जांपल दूंगी, उसके अंदर आपने NaCl डाला, सॉल्ट डाला। तो जैसे आपने देखो, अभी तो 36 ग्राम सॉल्ट ही आप इसमें डिज़ोल्व कर पाए हो, है ना। आप इसको हीट दे रहे हो, देखो फिलहाल आपने क्या किया, नॉर्मल रूम टेम्परेचर के बिना हीट के 36 ग्राम तक पानी के अंदर सॉल्ट को डिज़ोल्व कर दिया, ठीक है। अब आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, जो पानी के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी और उनके अंदर स्पेसेस इंक्रीज हो जाएंगी। उनके अंदर क्या होगा, स्पेस बढ़ गई, इंक्रीज होगी स्पेस। तो फिर आप बोल रहे थे ना कि मैं तो 37 ग्राम डिज़ोल्व करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे आप इसके अंदर आपने 37 ग्राम सॉल्ट डिज़ोल्व कर सकते हो। आपने सॉल्युबिलिटी, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, पानी के पार्टिकल्स के अंदर स्पेस इंक्रीज हुई, तो उस 1 ग्राम सॉल्ट के लिए भी जगह बन गई पानी के अंदर कि हाँ तुम आ सकते हो, जगह बन चुकी है। तो जैसे आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज़, कि हम और सॉल्ट को डिज़ोल्व कर सके, ठीक है। उसके बाद मैं बात करती हूँ प्रेशर की मैं बात करूँगी, गैसेस इन लिक्विड। तो जैसे हम बात कर रहे थे हमारी जो ड्रिंक्स होती हैं, जैसे मैं बात करूँ कोका कोला की, तो जब आप बॉटल ओपन करते हो गैस बाहर निकलती है, CO2, ठीक है। अब पहले जो थी, एक मिनट, ये ऐसा हो रहा है, हाँ, पहले जो बॉटल थी वो ढक्कन से एकदम बंद थी, मतलब गैस जो थी वो एकदम कॉम्प्रेस हो रखी थी, पास थी, ठीक है। जैसे ही आपने उस ढक्कन को ओपन कर दिया, आपने उस बॉटल को ओपन कर दिया, तो गैस बाहर निकल गई, है ना। देखो, चलो ये छोड़ो, हाँ ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि गैस बाहर निकल गई, है ना। अब एक बीकर लिया आपने, बीकर के अंदर पानी लिया, मान लो कि उसमें मतलब कि
तो चलो हम बॉटल की एग्जांपल से समझते हैं पहले, फिर हम वो बीकर वाली बात पे जाएंगे। आप कंफ्यूज हो जाओगे तो पहले हम वही समझते हैं। आपने ये मान लो आपके पास कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, फ़िलहाल वो ढक्कन से बंद हुई है, खोली नहीं है, बंद है। अब क्या है, जो गैस है ना वो पास पास में है, प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा है। मतलब अभी तो वो बॉटल, खुद इमेजिन करो, बॉटल अभी बंद है ना, गैस पास पास में है, ठीक है। तो गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा लग रहा है क्योंकि बॉटल बंद है, तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा है। लिक्विड में, लिक्विड कौन है, ये हमारी ड्रिंक। तो वो जो लिक्विड के अंदर गैस जो है वो बंद है, मतलब है, डिज़ोल्व हो रखी है, क्योंकि प्रेशर लग रहा है। अभी बॉटल का ढक्कन खोला नहीं है, वो बॉटल का ढक्कन बंद है और वो प्रेशर लगा हुआ है। जो हमारी गैस है CO2 वो अभी भी लिक्विड में डिज़ोल्व है, प्रेशर ज़्यादा है, तो जो गैस है वो फ़िलहाल डिज़ोल्व हो रखी है लिक्विड में, तो सॉल्युबिलिटी गैस की ज़्यादा है। जैसे ही आपने बॉटल का ढक्कन ओपन किया, जैसे ही बॉटल का ढक्कन ओपन किया तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर ही तो कम हुआ गैस के ऊपर, क्योंकि उसको फ्रीडम मिल गई बाहर निकलने की। तो जैसे ही आपने बॉटल का ढक्कन जो है वो खोल दिया, गैस बाहर निकल जाएगी। प्रेशर उसके ऊपर जो लग रहा था वो कम हो गया, तो गैस भी बाहर निकली। गैस भी बाहर निकली तो क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। ये मैं बात कर रही हूँ गैसेस इन लिक्विड की, ठीक है। तो अगर प्रेशर ज़्यादा है गैसेस इन लिक्विड्स में तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर प्रेशर कम है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी गैसेस इन लिक्विड में, ठीक है, क्लियर। तो अभी हमने सैचुरेटेड समझ लिया, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन समझ लिया। सॉल्युबिलिटी दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, मैंने आपको दो ही चीज़ें पढ़ाई हैं, सॉलिड इन लिक्विड टेम्परेचर के केस में, और लिक्विड के प्रेशर के केस में मैंने आपको गैसेस इन लिक्विड पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद है ये फॉर्मूलाज हैं जो आपने लर्न करने हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जब आपने निकालना है, अगर आपने निकालना है मास बाय मास परसेंटेज, तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, और मास ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज निकालें तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल है, अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। एक सॉल्यूशन के अंदर 40 ग्राम तक का कॉमन सॉल्ट है, और पानी कितना है, 320 ग्राम, ठीक है। फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मास बाय मास परसेंटेज। तो मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो हमारे पास गिवन है भी 40 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन के मेजर कंपोनेंट होते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट को दोनों को प्लस कर दो, आपको सॉल्वेंट भी दिया है सॉल्यूट भी है, दोनों को प्लस कर दोगे तो 360 आ गया। अब यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 40 है, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 360 मल्टीप्लाई बाय 100 विल बी 11.1%। अब सस्पेंशन क्या है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम लाइक दोज ऑफ ग्रुप ऑब्टेन बाय सी, चलो हमने एक्टिविटीज तो नहीं की, इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन। सस्पेंशन इज अ heterogeneous mixture in which the solute particle do not dissolve but remain suspended throughout. The bulk of medium particle of a suspension are visible to naked eye. जैसे मैंने एक बीकर के अंदर पानी दिया, पानी के अंदर मैंने डाली सॉइल, चलो इसको ऐसे कलर से बना देते हैं, ये मैंने सॉइल डाली, तो आप देखोगे सॉइल मिक्स नहीं होगी, वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगी, और मुझे एक क्लियर बाउंड्री, एक क्लियर सेपरेशन बाउंड्री दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब सस्पेंशन नॉन होमोजेनस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। और मुझे सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो क्लियरली विजिबल दिख रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है अभी लिक्विड कहाँ पे है, ऊपर है, और सॉलिड नीचे सेटल डाउन है, तो मुझे सॉइल के पार्टिकल दिख रहे हैं, तो हमको सस्पेंशन के पार्टिकल नेक्ड आई से दिखाई देते हैं, क्लियर।
यही हमारा सस्पेंशन है, ठीक है, कि जब पार्टिकल्स मुझे विजिबल हों और एक सेपरेशन बाउंड्री हो, नॉन होमोजेनस मिक्सचर हो, वही हमारा सस्पेंशन होता है। तो ये एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, ये हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सी विद नेक्ड। मैं मिट्टी को देख सकती हूँ। अब देखो उस सस्पेंशन के पार्टिकल्स ना साइज में बड़े हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं ना, तो बड़े हैं, ऐसे बड़े बड़े से, एक मिनट, ऐसे बड़े बड़े से हैं। तो जैसे ही आप सस्पेंशन के पार्टिकल में से लाइट को पास कराओगे, वो लाइट को सेक्रीट करेंगे हर जगह पे, और यही सेक्रीट लाइट हमारी आँखों में पड़ेगी। ये गया, ये भी सेक्रीट करेंगे, तो ये हमारी सेक्रेट करेंगे लाइट को हर जगह पे। वो जो सेक्रेट की हुई लाइट है वो हमारी आँखों में पड़ेगी और हमको सस्पेंशन के पार्टिकल्स दिखाई देंगे। तो जो ट्रू सॉल्यूशंस के हैं, ट्रू सॉल्यूशन की बात करें, वो भी लाइट को सेक्रेट करते हैं, लेकिन बहुत कम करते हैं, तो वो हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती, इसलिए हमको ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल नहीं दिखाई देते। लेकिन आपने पेपर में यही लिखना है कि वो लाइट को सेक्रेट नहीं करते हैं, ठीक है। वैसे करते हैं, लेकिन लिखना आपने ऐसा है कि वो सेक्रेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो सस्पेंशन के पार्टिकल लाइट को सेक्रेट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो जो सॉल्यूशन, जो हमारा सस्पेंशन है वो एक अनस्टेबल है, क्योंकि जो हमारी सॉयल थी उसके पार्टिकल नीचे बैठ गए, तो वो एक अनस्टेबल है। जब आप उसको अनडिस्टर्ब रहने दोगे, वो एक अनस्टेबल है, ये समझ में आया। आप सस्पेंशन के पार्टिकल को फिल्ट्रेट कर सकते हो। अगर आपने सॉयल और पानी को अलग करना है तो आप फिल्टर पेपर से निकालोगे, तो जो हमारा सॉयल और पानी जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, फिल्ट्रेट हो जाएंगे। पानी फिल्ट्रेट होके बीकर में आ जाएगा, और जो हमारी सॉयल है वो फिल्टर पेपर के ऊपर रहेगी, ओके। अब देखो इस पॉइंट को समझना। जैसे आपने बीकर लिया, बीकर के अंदर डाला पानी, और जो आपने सॉयल डाली थी वो ऐसे नीचे बैठ गई। तो जब आप यहाँ से लाइट को पास आउट करवाओगे ना, तो वो कुछ शो ही नहीं करेंगे लाइट, क्योंकि पार्टिकल्स तो नीचे सेटल डाउन है। तो अगर आप चाहते हो कि जो पार्टिकल्स है वो लाइट को सेक्रेट करें, तो क्या होगा, आपको चम्मच के साथ उस पानी को घुमाना पड़ेगा, ताकि सॉइल के पार्टिकल हर जगह पे बिखर जाए। तो जैसे लाइट पास कराओगे तो वो सेक्रेट करेंगे लाइट को, ठीक है। अगर आप उनको अनडिस्टर्ब रहने दोगे, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और सस्पेंशन ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सॉल्यूशन, मिक्सचर, होमोजेनस, हेट्रोजेनस और सस्पेंशन समझ में आया हो। अब हम बात करते हैं हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन की। The particles of collide are uniformly spread throughout the solution. Due to the relative smaller size of particle as compared to that of suspension, the mixture appear to be homogeneous, but actually colloidal solution is a heterogeneous mixture. Example milk. तो जो हम बात कर रहे हैं कोलाइडल की, तो जो कोलाइडल के पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। अब हम बात करें मिल्क की, तो मिल्क के पार्टिकल्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हैं। हमको थोड़े ना दिखाई दे रहा है कि फैट के, प्रोटीन के मॉलिक्यूल पार्टिकल कहाँ पे, वो एकदम अच्छे से मिक्स हो रखे हैं, ठीक है। और अगर मैं साइज़ की बात करूँ, जो पार्टिकल कोलाइडल के पार्टिकल का साइज़ है वो 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच में है, ठीक है। लेकिन वो हमको नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते पार्टिकल। अगर हमको नेक्ड आई से दिखाई देते तो हम देखो, कोलाइडल क्या है, एक हेट्रोजेनस है। अब आप बोलोगे मिल्क तो एक होमोजेनस दिखता है, क्योंकि कोई सेपरेशन बाउंड्री नहीं है। यही तो कोलाइडल की खासियत है। जो कोलाइड के पार्टिकल्स है ना, वो हमको धोखा देते हैं, वो बताते हैं कि हम तो होमोजेनस है, लेकिन एक्चुअली में जो कोलाइडल होते हैं वो हेट्रोजेनस होते हैं।
वो दिखने को हमको लगते हैं होमो हैं, लेकिन वो है कौन, हेट्रोजिनस है, ठीक है। और उनके पार्टिकल का साइज भी 100 नैनोमीटर होता है, सॉरी 1 और 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। जो कोलाइडल के पार्टिकल्स हैं ना, वो इतने भी छोटे नहीं है कि वो लाइट को सेक्रेट ना करे, वो लाइट को सेक्रेट करते हैं, लेकिन वो हमको नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते। अगर नेक्ड आई से दिखाई देते तो हम पहचान ना जाते कि ये एक हेट्रोजीनस है, तो है मतलब होमोजीनस है या हेट्रोजीनस है, हम पहचान सकते थे, लेकिन इसके पार्टिकल हमको नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते, ठीक है। तो हम भले खा जाते हैं कि ये होमो है, लेकिन ये है हेट्रोजीनस। क्लियर। अब उसके बाद है इनका साइज हो गया। हाँ, ये ना जो कोलाइडल के पार्टिकल्स हैं वो लाइट को सेक्रेट करते हैं, वो भले ही हमको नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते, लेकिन उनका साइज इतना भी छोटा नहीं है कि वो लाइट को सेक्रेट ना करे। वो लाइट को सेक्रेट करते हैं, लेकिन वो हमको नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते पार्टिकल्स। लाइट तो सेक्रेट हो रही है, वो हमको दिखाई देगी, लेकिन पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे मिल्क एग्जाम्पल होगी, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल, हम उनको नहीं देख सकते, लेकिन वो लाइट को सेक्रेट करते हैं, स्कैटर करते हैं लाइट को। उसके बाद है टिंडल इफेक्ट। क्या है टिंडल इफेक्ट? क्या है टिंडल इफेक्ट? बहुत सिंपल है, जो भी पार्टिकल लाइट को स्कैटर करता है वो टिंडल इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है? सस्पेंशन के पार्टिकल्स, क्योंकि वो भी लाइट को स्कैटर करते हैं। कोलाइडल के पार्टिकल्स भी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि वो भी लाइट को स्कैटर करते हैं। यही हमारा टिंडल इफेक्ट है। यहाँ पे फिगर में देखो, ये हमारे ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, जो हम सोल्यूशन पढ़ रहे थे, वो लाइट को स्कैटर नहीं कर रहे हैं, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते। ये मान लो हमारे कोलाइडल और सस्पेंशन के पार्टिकल्स है, ये लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, मतलब लाइट पास हो रही है, चारों दिशाओं में फैल रही है, इसका मतलब क्या है, ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो यही टिंडल इफेक्ट है कि जो लाइट को स्कैटर करते हैं कोलाइडल के पार्टिकल, सस्पेंशन के पार्टिकल, वो हमारा टिंडल इफेक्ट होता है। Clear? Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters through a small hole. This happens due to the scattering of light by the particle. आप एक बहुत ही बंद कमरे में बैठे हो, एक विंडो ओपन है, छोटी सी विंडो है, वहाँ से क्या हो रहा है, लाइट आपको दिखाई देगी। जैसे ये एक पूरा डार्क कमरा है, एकदम बंद कमरा है, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी विंडो है, बस यहाँ पे छोटी सी विंडो है। तो जैसे ही सन की लाइट पड़ेगी, आप देखोगे ऐसी एक लाइट बनती है। जब पूरा कमरा बंद हो ना और एक विंडो हो छोटी सी, वहाँ से जब जो लाइट क्रॉस करती है ना, हमको डस्ट के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, डस्ट के पार्टिकल दिखाई देते हैं। वो क्या, डस्ट के पार्टिकल्स ना लाइट को स्कैटर करते हैं, तभी तो हमको वो लाइट दिखाई दे रही है, अगर पार्टिकल स्कैटर कर रहे हैं। तो यही हमारा टिंडल इफेक्ट है। उसके बाद है हमारा टिंडल इफेक्ट, हम फॉरेस्ट में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। मिस्ट कंटेन होती है, टाइनी ड्रॉप्स होते हैं, जो कोलाइडल के पार्टिकल हैं वो एयर में डिस्पर्स होते हैं, ठीक है। देखो एक फॉरेस्ट है, यहाँ पे ये जो लाइट ऐसे हो रही है ना स्कैटर, ये एक्चुअली हमारा टिंडल इफेक्ट है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ क्या है कोलाइडल की? कोलाइडल हमको होमोजेनस दिखते हैं, लेकिन हेट्रोजेनस हैं। उनका जो साइज़ है वो इतना मतलब छोटा है कि हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है कि वो लाइट को स्कैटर ना करे, वो लाइट को स्कैटर करते हैं। ओके, दे डू नॉट सेटल डाउन एंड कोलाइडल्स आर क्वाइट स्टेबल। आप मिल्क में देखते हो कि कोई चीज़ नीचे बैठी है? नहीं देखते, क्योंकि उसके पार्टिकल्स ना वो स्टेबल होते हैं, वो हर एक जगह पे घूमते हैं, तो इसलिए कोलाइडल के पार्टिकल होते हैं स्टेबल। क्योंकि मिल्क के पार्टिकल्स हर जगह पे घूमते हैं मिल्क के अंदर, तो वो स्टेबल है। उसके बाद है, अब देखो आप इनको मिल्क को, अगर आप मिल्क को फिल्टर पेपर से मिल्क के
अंदर जो कोलाइडल के पार्टिकल है आप उनको जो सेपरेट करने की कोशिश करोगे फिल्टर पेपर से वो नहीं होंगे, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से वो सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर? ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, ये एक्चुअली आपके सिलेबस में ना अभी सेपरेशन मेथड नहीं है, तो मैं सेपरेशन मेथड की एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, ठीक है। फ़िलहाल आप ऐसे करो, मैं आपको बता दूँगी। उसके बाद है द कॉम्पोनेंट ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन आर डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। जैसे ही सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है, वैसे ही कोलाइडल में डिस्पर्जन मीडियम होता है और डिस्पर्स्ड फेज होता है। डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज। ये जो डिस्पर्जन मीडियम है ना, ये क्या होता है, एक्चुअली सॉल्वेंट होता है। जैसे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट कौन होता है, पानी होता है, शुगर और पानी के सॉल्यूशन में, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज हम बोल सकते हैं भी सॉल्यूट होता है, ठीक है। बस डिफरेंस कुछ नहीं है, ये भी सॉल्यूट सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट की प्रॉपर्टीज शो करता है, बस हम उस चीज़ को कोलाइडल्स में आगे क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है। जो हम मिल्क की बात करें तो मिल्क जो है वो एक लिक्विड है, सॉल्वेंट है, तो वो क्या है, एक डिस्पर्जन मीडियम है। मिल्क जो है वो डिस्पर्जन मीडियम है। जो मिल्क के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स है जो हमको नेक्ड आई से नहीं दिख रहे, वो क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है, क्योंकि वो सॉल्वेंट है, सॉरी सॉल्यूट है, तो वो एक डिस्पर्स्ड फेज होंगे, ठीक है। द कॉम्पोनेंट ऑफ अ कोलाइडल सोल्यूशन आर डिस्पर्स, दो कॉम्पोनेंट होते हैं। द सॉल्यूट लाइक कॉम्पोनेंट जो होता है वो हमारा होता है डिस्पर्स्ड फेज, और जो हमारा सॉल्वेंट की तरह होता है वो हमारा होता है डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। अब उसके बाद है, ये आपको कॉमन कोलाइडल दे रखे हैं। गैस, जब डिस्पर्सिंग मीडियम हमारी गैस हो, मतलब सॉल्वेंट गैस हो, डिस्पर्स फेज लिक्विड हो, हम उसको एरोसोल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखी है भी, गैस के अंदर फॉग होती है जब सर्दियों के टाइम, तो उस फॉग के अंदर लिक्विड सा होता है ना थोड़ा, वो एग्जांपल होगी भी, गैस के अंदर लिक्विड है वो फॉग की। ये डिस्पर्सिंग मीडियम दे रखे हैं, ये डिस्पर्स्ड फेज दे रखे हैं, और ये उस सॉल्यूशन की टाइप दे रखी है, और ये एग्जांपल्स है, ये आपने लर्न कर लेनी है। उसके बाद ये सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, बहुत ही लेंथी टॉपिक है, तो मैं इसको एक सेपरेट वीडियो में डालूंगी, ठीक है। अभी हम नहीं करेंगे, मैं इसको एक सेपरेट वीडियो में डालूंगी, एंड देन मैं आपको सभी सेपरेशन मेथड जो है वो करवा दूंगी। अभी बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस के साथ, ठीक है। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या है, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड अ मिक्सचर, लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहले अगर आप प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर के अंदर डिफरेंस जानना चाहते हो तो आपको प्योर और केमिकल चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए, सॉरी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, हमने वहाँ पे देखा था चेंज हो रहे हैं, कलर, हार्डनेस, फ्लूइडिटी, ये सभी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। द interconversion of state is of physical change because they occur without any change in composition, no change in chemical nature of substance. Although ice, water and water vapor all look different and display different physical properties, but they are chemically same, ठीक है। मैं पहले रीड कर देती हूँ फिर मैं आपको पूरा समझा देती हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट केमिकल कैरेक्टर्स आर डिफरेंट, they have different order, inflammability. We know that oil burn in air whereas water जो है वो extend करता है fire को. It is a chemical property of oil that make it different from water. Burning is a chemical change. During this process one substance react with another to undergo a change in physical composition. Chemical change brings change in the chemical property of matter and we get new substance. A chemical change is also called chemical reaction during burning of, okay चलो
फिजिकल केमिकल चेंजेस क्या हैं? फिजिकल चेंजेस की बात करें तो फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जब एक सब्सटेंस की शेप, साइज या कलर में चेंज आता है। अगर मैं वुड को काटूं, वुड का साइज चेंज होगा, छोटा होगा, वो एक फिजिकल चेंज है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, वो एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, अब देखो मैंने वुड को बर्न कर दिया, ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि जो वुड थी वो बर्न होने के बाद एक ऐश बन गई, तो एक नया सब्सटेंस बना वुड से, तो वो एक केमिकल चेंज होगा। ठीक है, अब आपने पेपर से एक एरोप्लेन को बनाया, वो एक फिजिकल चेंज है, आपने पेपर की शेप को चेंज किया है, वो एरोप्लेन बना तो पेपर से ही है। ठीक है, तो वो एक फिजिकल चेंज है। वहीं हम आप बात करें, पेपर को आपने आग लगा दी तो एक नया सब्सटेंस बना ऐश, तो वो एक केमिकल चेंज है। ठीक है, आप एक एग्जांपल लो, आइस और वाटर, आपने वाटर को फ्रीज़र में रखा, आइस बनाई, वो एक फिजिकल चेंज है। क्यों है? क्योंकि जो आइस है उसकी स्टेट चेंज हुई है, मतलब पानी जो है, देखो आइस जो है वो पानी से बनी है, पानी की स्टेट चेंज हुई है, वो सॉलिड हुआ है, जो आइस है वो बनी तो पानी से ही है। ठीक है, तो वो भी एक फिजिकल चेंज है। सॉलिड से वाटर, आपने आइस को बाहर रखा, वो मेल्ट हो गए, पानी बन गई, तो आइस भी वाटर से बनी थी, पानी तो वाटर है ही, तो वो भी एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि स्टेट में चेंज आ रहा है, लिक्विड या सॉलिड, लेकिन केमिकली वो सेम है, दोनों ही पानी से बने हुए हैं। क्लियर? तो ये जो नाम दे रखे हैं ना, ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, जब इन चीज़ों में चेंज आता है ना तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब देखो, फिजिकल द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट इज अ फिजिकल चेंज। देखो फिजिकल चेंज का एक और निशानी रख सकते हो आप, वो रिवर्सिबल चेंज होते हैं। आप सॉलिड से लिक्विड बना, मतलब आइस से लिक्विड बना सकते हो, लिक्विड से आइस बना सकते हो, तो वो रिवर्सिबल चेंज है, आप रिवर्स कर सकते हो उनका। पेपर से एरोप्लेन बनाया था, उसको एकदम अच्छे से फोल्ड किया, उसको अनफोल्ड कर दो, वो फिर से पेपर बन जाएगा। तो इंटर कन्वर्जेबल होते हैं, चेंज हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उन देखो, जैसे ही ये पानी और आइस की मैंने जो एग्जांपल दिए ना, वो है तो वो केमिकली सेम ही, दोनों पानी के बने हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? एक ही डिफरेंस है कि वो जो है उनकी स्टेट चेंज हो रही है, लेकिन कंपोनेंट सेम है, पानी से ही बने हुए हैं। बोथ कुकिंग, पानी की बात करें, कुकिंग ऑयल की, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, स्मेल अलग है उनकी। ठीक है, जैसे हम बात करें ऑयल जो है, अगर ऑयल के अंदर आप आग लगाओगे वो बर्न हो जाएगा, लेकिन पानी आग को बुझाने का काम करता है, दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ठीक है, बर्निंग एक केमिकल चेंज है, जैसे आप वुड को, पेपर को बर्न कर रहे हो, वो एक केमिकल चेंज है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। फिजिकल चेंज में तो पेपर पेपर ही रह रहा था, आइस पानी ही रह रही थी, लेकिन केमिकल चेंज में वो ऐश बन गई, वुड और पेपर। ठीक है, तो बर्निंग एक केमिकल चेंज है, क्योंकि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, ये यहाँ पे वही बात बताई है। केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। क्लियर? उसके बाद है व्हाट आर टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो फाइनली हमने जो हमारे इम्प्योर सब्सटेंसेस मिक्सचर हैं वो डन कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंसेस के ऊपर। प्योर सब्सटेंसेस हमारे दो तरह के होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट क्या है? सबसे पहले जो रॉबर्ट बॉयल, तो उन्होंने क्या दिया था, वो एक फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म यूज़ की थी एलिमेंट इन 1661। तो इन्होंने सिर्फ टर्म यूज़ की थी एलिमेंट, उन्होंने अपने मुंह से ना शब्द निकाला था एलिमेंट, लेकिन जो एंडोइन लॉरेंट लेवॉइजर थे, उन्होंने 1743-1794 के बीच वो एक फ्रेंच केमिस्ट थे, और वो ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने डेफिनेशन दी थी एलिमेंट की।
उसने तो सिर्फ शब्द बोला था एलिमेंट, उन्होंने डेफिनेशन दी थी, ठीक है। डेफिनेशन जो दी थी वो क्या थी, ही डिफाइंड एन एलिमेंट इज बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, कि एक मैटर है वो एक एलिमेंट से ही तो बना होता है। गोल्ड की बात करें, गोल्ड किससे बना हुआ है, गोल्ड के एटम से बना हुआ है, तो बेसिक फॉर्म को एलिमेंट होता है किसी भी मैटर की, ये बात तो सही है। दे कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन, तो वो बोल रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन जब आप करवाओगे तो वो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं होगा, ये बात गलत है। ये डेफिनेशन उन्होंने यहाँ पर गलत दी थी, तो फिर उस टाइम पे तो चलो उन्होंने दी थी, लेकिन ये गलत है। जैसे हम यूरेनियम की बात करें, जब मैं यूरेनियम में केमिकल रिएक्शन कराऊंगी तो 2 पार्टिकल्स बनेंगे, थोरियम एंड अल्फ़ा पार्टिकल्स। ये क्या होते हैं ये मत पढ़ो, अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो क्या हुआ, मैंने एक एलिमेंट को, ये यूरेनियम एलिमेंट है, इसको फर्दर मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो तो बोल रहे हैं कि हम इनको डिवाइड ही नहीं कर सकते, ये बात तो होगी गलत, तो हम कर सकते हैं। तो एलिमेंट 3 तरह के हैं, ठीक है। एलिमेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट क्या है। वो तो चलो उन्होंने डेफिनेशन दी थी गलत। एलिमेंट जो हम पढ़ते हैं 118 एलिमेंट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, आर्गन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सभी हमारे एलिमेंट्स ही हैं। तो एलिमेंट 3 तरह के हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम मेटल की। तो सबसे पहले मैं मेटल की प्रॉपर्टीज़ देखूंगी। दे हैव अ लस्ट्रस शाइन। लस्ट्रस मतलब ये चमकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारे मेटल हैं वो चमकते हैं। मैं गोल्ड की बात करूं, वो एक चमकता है, वो एक मेटल है और वो चमकता है, लस्ट्रस है। दूसरी है दे हैव सिल्वर, ग्रे और येलो गोल्डन कलर। यस, ये बात भी सही है। अब कॉपर ले लो, उसका ना ब्राउनिश कलर होगा, वो एक्सेप्शन है। चलो, एक्सेप्शन क्या है, कॉपर, क्योंकि उसका कुछ ब्राउनिश सा कलर होता है। लेकिन जनरली हम टंगस्टन वगैरह की बात करें, ये सभी सिल्वर में प्रेजेंट होते हैं, प्लाटिनम, पैलेडियम, ये सब सिल्वर में होते हैं। गोल्ड की बात होगी, ये येलो कलर में होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बात सही है। जब हम कॉपर की कॉपर की जो वायर है वो हम घरों में यूज़ करते हैं, वो गुड कंडक्टर है और वो एक मेटल है हमारा, ठीक है। दे आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब हम इनको एक वायर की फॉर्म में ला सकते हैं। कॉपर है वो एक एलिमेंट था, वो एक मैटर है, सॉरी मैटर नहीं, हाँ मैटर तो है ही, लेकिन मतलब वो मेटल है। आपने उसको इतना पतला कर दिया, एक लंबी सी वायर बना ली। जो वायर घरों में होती है वो कॉपर की होती है ना, तो वो एक लंबी सी वायर बन गई, आपने उसको डक्टाइल कर दिया। कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, वायर बना दी, वो एबिलिटी को हम डक्टाइल बोलते हैं, ठीक है। तो मेटल्स को आप डक्टाइल कर सकते हो। मोस्ट डक्टाइल क्या है हमारा, गोल्ड है। अगर आपने 1 ग्राम गोल्ड लिया ना तो उसकी एटलीस्ट 2 मीटर तक की वायर बन सकती है, वो इतना ज़्यादा डक्टाइल है। दे आर मेलिएबल। मेलिएबल मतलब कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। आपने एक गोल्ड लिया, आप इसको हैमर से मारोगे ना, ये ऐसी शीट बन जाएगी, तो आप इनको शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। मोस्टली डक्टाइल हमारे गोल्ड एंड सिल्वर होते हैं, सॉरी डक्टाइल नहीं, मेलिएबल। मेलिएबल गोल्ड एंड सिल्वर होते हैं, लेकिन हम बात करें आयरन की, कॉपर की, ये भी मेलिएबल होते हैं, हम इनको शीट की तरह बना सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मेटल क्या है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, ये सभी हमारे मेटल हैं। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है। मर्क्यूरी आपने थर्मामीटर में देखी होगी, जिसको पंजाबी में पारा बोलते हैं। तो वो है तो एक मेटल, लेकिन वो मतलब है तो वो एक मेटल, लेकिन वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद हम नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं। दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर, जैसे हम बात कर रहे थे मेटल्स की, वो ग्रे
ग्रे कलर में, सिल्वर कलर में, येलो, गोल्ड ऐसे कलर में प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये बहुत अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे ऑक्सीजन तो होती बेचारी कलरलेस है, ठीक है, तो अलग अलग कलर्स में ये प्रेजेंट होते हैं। और मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको एग्जांपल क्या दूँ, 1 मिनट। आप देखोगे मेटल तो जनरली 2-3 कलर्स में ही होते हैं, गोल्ड, सिल्वर ऐसे वगैरह, लेकिन जो नॉन मेटल है ना वो अलग अलग कलर में होते हैं, कुछ येलो और रेड में होते हैं ऐसे, ठीक है। तो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर है, नॉन मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर नहीं है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शन क्या है, डायमंड। जो डायमंड है वो गुड कंडक्टर है हीट का। दूसरी एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ये दोनों नॉन मेटल्स है लेकिन ये एक्सेप्शंस हैं। दे आर नॉट लस्ट्रस, ठीक है, सही बात है कि नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होते हैं, है ना, लेकिन एक्सेप्शनल केस है आयोडीन। एक्सेप्शन क्या है बच्चे, आयोडीन, क्योंकि आयोडीन जो है वो एक लस्ट्रस होती है। सोनोरस क्या है, जैसे जो मेटल है ना वो सोनोरस होते हैं। जब आप एक स्टील के ऊपर कोई चीज़ मारोगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगी, लेकिन नॉन मेटल साउंड नहीं प्रोड्यूस करते, ठीक है। और ये मेलिएबल भी नहीं होते। आप डायमंड लोगे, उसको मारोगे, वो शीट में तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन होगी, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, है ना, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सभी हमारे क्या हो गए, नॉन मेटल्स। अब उसके बाद है some element have intermediate properties between those of metal and non-metal are called metalloid. थर्ड प्रॉपर्टी है मेटलॉइड। ये क्या होते हैं, जिनके पास मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ हों वो हमारे मेटलॉइड होते हैं। जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा, ये हमारे मेटलॉइड्स हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। क्लियर। द नंबर ऑफ एलिमेंट नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100 से भी ज़्यादा है। 92 एलिमेंट जो नेचुरली हैं एंड द रेस्ट आर मैन मेड। बाकी जो बनाए हैं वो मैन मेड है, लैब्स में बनाए हैं। 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, 100 एलिमेंट हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट आर सॉलिड। मेजॉरिटी मतलब सबसे ज़्यादा, जितने सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट है वो सॉलिड स्टेट में है, मेजॉरिटी। कुछ लिक्विड में भी है, कुछ गैसेस में भी है, लेकिन मेजॉरिटी किसकी है भाई, सॉलिड्स की है। 11 एलिमेंट आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे जो हमारे 11 एलिमेंट है वो गैसियस स्टेट में होते हैं। 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जो मरकरी और ब्रोमीन है। Elements gallium, cesium become liquid at room temperature slightly above the 303 Kelvin. तो गैलियम और सीजियम ऐसे एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पे ना लिक्विड नहीं होते, लेकिन रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा उनको टेम्परेचर मिल जाए तो वो लिक्विड बन जाते हैं इस टेम्परेचर पे, ठीक है। ये प्योर सब्सटेंसेस इतने लेंथी नहीं है जितने वो थे इम्प्योर। उसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर इन फिक्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो अब आपको देखो, मिक्सचर में क्या था, फिजिकली कंबाइन करना, कंपाउंड में क्या है, केमिकली कंपाउंड करना। किन्हीं चीज़ों को केमिकली कंबाइन करना वो हमारे कंपाउंड्स होते हैं। जैसे मैं बात करूँ H2 होगी। अब आप बोलोगे भी ये ना प्योर सब्सटेंसेस होते हैं कंपाउंड। अब आप बोलोगे H2O जो है उसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, वो प्योर कैसे हो गया, प्योर सब्सटेंस तो वो होते हैं जिसमें एक तरह के ही एलिमेंट्स हों। तो ये कैसे प्योर है, ये भी प्योर है, क्योंकि आप दुनिया को कोई भी पानी ले लो, ओशन का ले लो, घर वाला पानी ले लो जो घर में हम पीते हैं नॉर्मली, जो टैंकी में आता है ना, वो पानी ले लो, सी वाटर ले लो, पाउंड का पानी ले लो, सभी H2O होंगे।
कभी भी ऐसा नहीं होगा कि H2O के अंदर N डाल दो, नाइट्रोजन डाल दो, नहीं होगा। जब भी पानी बनाना है H2O ही आएंगे। तो एक कहीं का भी पानी ले लो, वो H2O होगा, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम, ठीक है। तो इसीलिए ये प्योर सब्सटेंसेस हैं और इनको केमिकली कंबाइन, जैसे मिक्सचर तो हम फिजिकली कंबाइन कर लेते हैं ना, लेकिन कंपाउंड हम केमिकली ही कंबाइन करते हैं। तो जब भी हमने एक कंपाउंड बनाना है तो हमने 2 चीज़ों को केमिकली कंपाउंड करना है, केमिकली कंबाइन करना है, क्लियर। उसके बाद ये तो एक्टिविटी है। अब डिफरेंस समझ लेते हैं मिक्सचर और कंपाउंड में। एलिमेंट और कंपाउंड ही तो मिक्सचर बनाते हैं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? एलिमेंट से ही। H2O की बात करें, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ये दोनों रिएक्ट किए केमिकली। CO2 कार्बन भी हमारा एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, ठीक है। तो एलिमेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं? एलिमेंट से। मिक्सचर कैसे बनते हैं? एलिमेंट और कंपाउंड से। अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन। इट इज़ ट्रू, मिक्सचर के पास फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होती, वो चेंजिंग कॉम्पोजिशन होती है, ठीक है। कैसे? अब देखो, आपने पहले तो पानी लिया था, पानी के अंदर सॉल्ट डाला, ठीक है। आपने उसके अंदर फिर से शुगर डाल दी और सॉल्ट डाल दा, उसको चेंज करी जा रहे हो उसकी कॉम्पोजिशन को, कभी पानी डाल रहे हो, कभी सॉल्ट डाल रहे हो, कभी शुगर डाल रहे हो, कभी कुछ डाल रहे हो, कॉम्पोजिशन चेंज कर रहे हो। लेकिन कंपाउंड की कॉम्पोजिशन फिक्स होती है। कैसे? H2O, पानी बनाना है तो पानी कैसे बनाओगे? हमेशा हाइड्रोजन के 2 ही एटम लगेंगे, ऑक्सीजन का 1 ही लगेगा और कोई एटम नहीं होगा, फिक्स्ड होंगे, ठीक है। फिक्स्ड रेशियो होती है, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है। ऐसा कभी नहीं होगा हाइड्रोजन के 3 एटम डाल दोगे, चेंज कर दोगे, नहीं होगा, फिक्स्ड रहेंगे H2O। अ मिक्सचर शो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। जो मिक्सचर है, मैंने FeS की आपको एग्जांपल दे दी, आयरन फिलिंग्स की और सल्फर की मिक्सचर में। तो आयरन फिलिंग्स की प्रॉपर्टीज़ है, वो मैग्नेट को देखते ही मैग्नेट आयरन फिलिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो जब आपने आयरन फिलिंग और सल्फ़र को ऐसे ही फिज़िकली मिक्स किया, तो जब आपने मिक्सचर बनाया तो आप मैग्नेट को पास लेके जाओगे तो आयरन फिलिंग्स मैग्नेट पे चिपक जाएंगी। उन्होंने पहले वो Fe+S से बने, दोनों को मैंने मिक्स किया, मिक्सचर बन गया, फिर भी उसने जो प्रॉपर्टी है वो आयरन फिलिंग की शो की। तो वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंट जिससे बने होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ ही शो करते हैं। लेकिन कंपाउंड्स कभी भी ऐसा नहीं करते। कंपाउंड्स कभी भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब जिससे वो बने हैं उसकी प्रॉपर्टी शो नहीं करते। जैसे मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन जो है वो एक कंबस्टिबल, मतलब स्पोर्टर है, कंबशन की, आग लगाने का काम करती है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन कभी आग लगाने का काम नहीं करता। ऑक्सीजन, जब भी आपने पढ़ा होगा, 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जब भी कंबशन करवानी है, उसमें एक ऑक्सीजन होती है। कंबशन आग लगाना, ऑक्सीजन आग लगाने का काम करती है, हाइड्रोजन आग नहीं लगाता। अलग अलग की बात कर ली। वहीं मैं पानी की बात करूं, पानी दोनों की प्रॉपर्टी नहीं शो करता, वो आग बुझाने का काम करता है। अगर एक पेपर लो, उसको आग लगाओगे, पानी डाल दोगे, वो आग बुझ जाएगी। उसकी प्रॉपर्टी नहीं शो की उसने, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों की किसी की भी प्रॉपर्टी शो नहीं की उसने, तो अपनी एक नई प्रॉपर्टी शो की कि मैंने उसको बुझा दिया। पानी भी वैसे आग लगाने का काम करता है। जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, अगर आप उसके ऊपर पानी डालोगे आग और लगेगी। मैं तो नॉर्मल बात कर रही हूँ पेपर की, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटली, वी कैन सेपरेट इजीली बाय फिजिकल मेथड। तो जो फिजिकल मेथड से हम लोग मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। इवेपोराइजेशन, सॉल्ट पानी,
सॉल्ट पानी को सेपरेट कर सकते हैं इवेपोराइजेशन से, वो एक फिजिकल मेथड है। फिल्ट्रेट कर सकते हो आप सॉयल और पानी को, वो एक मिक्सचर है, वो सॉयल और पानी अलग हो जाएंगे, ठीक है, सेपरेट कर सकते हो। लेकिन हम कंपाउंड को फिज़िकली सेपरेट नहीं कर सकते। H2O को मैं फिज़िकली सेपरेट नहीं कर सकती, मैं कंपाउंड H2O को सेपरेट कर सकती हूँ, लेकिन केमिकली तो हम हमेशा केमिकली ही सेपरेट करेंगे, ठीक है। मान लो मैंने इलेक्ट्रिक स्पार्क इलेक्ट्रोलाइसिस की, हाइड्रोजन अलग होगी, ऑक्सीजन अलग, वो केमिकली सेपरेट किया। ये तो हमारी एक्टिविटी है। उसके बाद है ये हमारी सब कुछ एक्टिविटी का ही, ये इसमें जनरली यही बताया हुआ है, वो प्रॉपर्टी शो करते हैं नहीं करते हैं। फ़िलहाल हमने एक्टिविटीज़ नहीं की हैं, तो ये एक्टिविटी का पार्ट है, इसमें भी उन्होंने प्रॉपर्टीज़ ही समझाई है, वो हमने डिफरेंस में क्लियर कर लिए हैं। तो ये आपको एक सुंदर सा चार्ट बना के दिया हुआ है। मिक्सचर क्या है, प्योर सब्सटेंसेस जो इनकी मिक्स फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होती, चेंज होती रहती है, कभी सॉल्ट डाल देते हो, कभी शुगर डाल देते हो, कभी पानी डाल देते हो, पानी की क्वांटिटी चेंज कर देते हो, फिक्स नहीं होती। ये एलिमेंट हो गए, ये उसकी एग्जांपल होगी। ये कंपाउंड जो हमने डिस्कस किया वही चीज़ें हैं, सब कुछ ये एग्जांपल दे रखी है। होमोजेनस हेट्रोजेनस, एक में यूनिफॉर्म होती है, एक में नॉन यूनिफॉर्म होती है, ये एग्जांपल दे रखी है, ठीक है। सो विद दिस फाइनली हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। जो सेपरेटिंग मेथड है वो अभी तो डिलीटेड है सिलेबस में से, लेकिन जब आप क्वेश्चन आंसर्स करोगे तो आपको फर्स्ट पार्ट में ही सेपरेशन मेथड दिखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। वो हम डिस्कस करेंगे लेकिन इन फर्दर वीडियोस, ठीक है। तो विद दिस हमारा ये चैप्टर होता है। उसके बाद पॉइंट्स टू रिमेंबर आपको पता होने चाहिए, पढ़ लेते हैं। जो मिक्सचर है उसके पास दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं इन एनी प्रपोर्शन पर, मतलब आप उसकी क्वांटिटी चेंज कर सकते हो, सॉल्ट ज़्यादा कर सकते हो, पानी कम कर सकते हो, पानी ज़्यादा कर सकते हो, चेंज करते रहते हो, कोई भी प्रपोर्शन में बना सकते हो मिक्सचर। अब मिक्सचर को हम जो है वो सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी एप्रोप्राइट सेपरेशन टेक्निक्स, क्योंकि अगर आप चाहो कहने को पानी और सॉल्ट दोनों ही मिक्सचर हैं, दोनों मिक्सचर हैं, लेकिन आप इसको फिल्ट्रेशन से नहीं सेपरेट कर सकते, कहने को वो एक फिज़िकल है, हम इवेपोराइजेशन से कर सकते हैं। तो सभी के लिए एक सही टेक्निक है सेपरेट करने की मिक्सचर को फिज़िकली, ठीक है। जो सॉल्यूशन है वो एक होमोजेनस मिक्सचर है, ये हमने पढ़ लिया। उसमें दो से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं, दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। The concentration of solution is the amount of solute present in per unit mass of solvent and solution. Materials are insoluble in solvent, have particles are visible to naked eye for us form a suspension. Suspension कैसे बनता है, जब जो solute हमने डाला है वो मिक्स ना हो, वो नीचे सेटल डाउन हो जाए, वो हेट्रोजीनस होता है, ठीक है। कोलाइड जनरली होमोजीनस नहीं होते, वो हेट्रोजीनस होते हैं, और इसके पार्टिकल इतने छोटे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन इतने भी छोटे नहीं, ये लाइट को स्कैटर नहीं करते, ये स्कैटरिंग शो करते हैं लाइट की, ठीक है। हम कोलाइडल की एग्जांपल ले सकते हैं मिल्क, और डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम होता है। डिस्पर्स्ड फेज हम बोलते हैं सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट होता है, डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट बेसिक फॉर्म है, ये डेफिनेशन सही है यहाँ तक, लेकिन ये चीज़ गलत है, तो आप सही वाली करना। हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव सेम केमिकल नेचर इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट। क्या कंपाउंड क्या है, एलिमेंट से बनते हैं और केमिकली कंबाइन होते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में। H2O बनाओगे तो H2O यही दो तीन एटम लगेंगे और कोई नहीं लगेगा। हाइड्रोजन के दो एटम, ऑक्सीजन के एक एटम ही लगेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कोई और एटम आप डाल दोगे, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बनते हैं, तीन ही एटम्स लगेंगे। नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बात कर रही हूँ। हाइड्रोजन के दो एटम, ऑक्सीजन के एटम, टोटल तीन हो गए ना।
उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हैं, लेकिन पानी की प्रॉपर्टीज़ इंटायरली डिफरेंस है, वो हमने डिस्कस कर ली। लेकिन जो मिक्सचर हैं वो अपने कंपाउंड्स की जो जिस चीज़ से बने हैं उसकी ही प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। ये भी हम अपने डिफरेंस में क्लियर कर चुके हैं। तो विद दिस हमारा चैप्टर नंबर 2 मैटर्स इज मैटर अराउंड अस प्योर ये होता है कंप्लीट। तो इफ़ अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।